Hello everyone, myself Dr. Khan sir. I welcome to all of you on my YouTube channel Global Study. Please like, subscribe and share this channels. आज हम लोग आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के सेकंड पार्ट को डील करूंगा। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर को अब तक डील कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं डायग्राम पे। इस ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर ये हम लोग डील कर चुके हैं अपने लास्ट क्लास में। इसके बाद आज जो अनदर रिमेनिंग सेक्शन बच रहा है ट्रोपोस्फेयर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो ओवरऑल हम लोग मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को चीज़ों को देखते हैं क्या चीज़ कैसे हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑब्जर्व कीजिए इस डायग्राम में ये ग्राफ ऑलरेडी अब डिक्रीजिंग जा रही है, टेम्परेचर जीरो से माइनस की तरफ ये वाला ट्रेंड प्रोसीड कर रहा है। हमने स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पढ़ा था अब तक की टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, क्लियर। अब ये टेम्परेचर का जो ट्रेंड है डिक्रीज कर रहा है किस हेमिस्फेयर में, किस में सॉरी किस में यानी मेसोस्फेयर में। तो मेसोस्फेयर स्फेयर में क्या है टेम्परेचर जब डिक्रीज कर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली -80, मेसोस्फेयर में टेम्परेचर जो है आपका कितना हो जा रहा है -100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। इसी की वजह से ये कोल्डेस्ट लेयर कहलाता है आपका। ऑफ एटमॉस्फेयर और इसकी हाइट क्या है मेसोस्फेयर के, ये 80 किलोमीटर एबव द सी लेवल, सॉरी फ्रॉम 50 टू 80 किलोमीटर की जो आपकी हाइट दिख रही है ये आपका बेसिकली डायग्राम में 50 टू 80 किलोमीटर के बीच के रेंज को हम लोग मेसोस्फेयर बोलते हैं, क्लियरली। इस मेसोस्फेयर में क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीजिंग क्या है -80 टू 100 यानी -100 डिग्री सेंटीग्रेड, और देन आफ्टर इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, ग्राफ में दिख रहा है। तो ओवरऑल हम यानी मेसोस्फेयर का हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर जो इस कोल्डनेस की वजह से आपके क्या रिप्रेजेंट किया गया है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके जो रेंज है डायग्राम में आपको दिखाया है 50 टू 80 किलोमीटर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इस मेसोस्फेयर में हमें क्या देखने को है कि एक फिनोमिना है आपका मेट्रॉइड बर्निंग। बर्निंग मेट्रॉइड में उल्का पिंड होता है, उल्का पिंड बोलते हैं इसको, क्लियर। इसको और क्या बोलते हैं मेट्रॉइड को, बर्निंग को शूटिंग स्टार। जिसको हम लोग आम बोल चाल भाषा में बोलते हैं क्या, टूटता हुआ तारा। हुआ तारा, क्लियर। तो इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स अभी तक आपको समझ में आया कि मेट्राइड बर्निंग एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना परफॉर्म हो रहा है मेसोस्फेयर जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्राइड बर्निंग या उल्का पिंड का जलना। इसको अनदर लैंग्वेज में क्या शूटिंग स्टार यानी टूटता हुआ तारा तारा। तो अब फिलहाल इस चीज को हम लोग डायग्राम में देखते हैं, यानी शूटिंग स्टार्स ये है, मेट्राइड्स ये है, मेट्राइड्स बर्निंग हो रहे हैं इस फेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पार्ट को समझने की जरूरत है। मैंने बोला इसमें
कि वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर यानी कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये कोल्डनेस क्यों हो रहा है, इस चीज को जानने की जरूरत है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं मेट्राइट बर्निंग हो रहा है, शूटिंग स्टार्स है और कोल्डनेस है। कोल्डनेस का रीजन बेसिकली क्या है कि अभी तक हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में क्या देख रहे थे कि यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट, जिसको नॉर्मल एब्सोल्यूट्स बोलते थे। और इसमें मैंने बताया था कि इनकमिंग रेज जो आती है जब वो आउटवर्ड जो परफॉर्म करती है, जिसको लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल से, उस प्रोसेस से हीटिंग होती है। तो जिसको मैंने उसमें क्या कोरिलेट किया था आपको कि कन्वेक्शनल करंट या रेडिएशन से ही, बैक रेडिएशन से एटमॉस्फेयर हीटिंग हो रही। तो इस लेयर में यानी मेसोस्फीयर में क्या है कि रेडिएशन, बैक रेडिएशन जो है वो एक्टिविटी यहां तक नहीं परफॉर्म हो पाती। क्लियर यहां तक? देन आफ्टर क्या है सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सन से जो रेज आ रही हैं, लेट सपोज ये सन है, सन से जो रेज आ रही हैं इस हेमिस्फीयर यानी इस लेयर में बेसिकली क्या होता है कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। जैसे कि यहाँ एब्जॉर्प्शन, ओजोन लेयर में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस देख रहे थे हम लोग, स्ट्रेटोस्फीयर में एब्जॉर्ब हो रहा जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ इस मेसोस्फीयर में दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना परफॉर्म करते हैं, यानी दो टास्क करते हैं। नेचुरली क्या है कि आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वहां तक नहीं पहुंच पाती, इसका लिमिटेशन मैंने बताया था ट्रोपोस्फीयर में। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, जो इनकमिंग रेज है, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं या वेव्स बोलते हैं, रेज, तो क्या है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए ना तो आउटवर्ड ना तो इनकमिंग, दोनों प्रोसेस से यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस ऑलवेज मेंटेन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो क्लियर हो गया? तो कोल्डनेस का रीजन क्या है? अब्सेंस ऑफ क्या, absence of रेडिएशन नॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकमिंग रेज, इनकमिंग रेज। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाता है कि इस वजह से आपका कोल्डनेस एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? अब इस चीज को देखना, ये है नेक्स्ट मैंने फीचर्स क्या बताया कि टेम्परेचर -100 पहुंच गया और कोल्डनेस हो गया, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। इसकी हाइट ये है। मेट्रॉइड बर्निंग फिनोमिना कैसे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। क्लियर? मेट्रॉइड बर्निंग हो रहा है, जिसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। बेसिकली क्या है, रॉक्स वगैरह जो रहती हैं, डेब्रीज वगैरह यानी रिमेनेंट, यानी आपकी जो आउटर स्पेस में रहती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है। एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि थर्मोस्फेयर में इंटर कर रही होगी। थर्मोस्फेयर के पार्ट में एक एक्सोस्फेयर भी, एक आइनोस्फेयर। फर्दर जब ये ट्रेवल करके मेसोस्फेयर में पहुंचती है, तो मेसोस्फेयर में जैसे पहुंचती है तो यहाँ क्या नाम है कि इस लेयर का एटमॉस्फेयर जो वो डेंस है, डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से एयर में फ्रिक्शन जनरेट होने लगता है, जैसे रॉक्स यहां से पास करती है। एज अ रिजल्ट हीट जनरेट होता है। जब हीट जनरेट होता है तो कहीं ना कहीं जो रॉक्स है वो बर्न हो जाती है। क्लियर? मेट्रॉइड बर्निंग कैसे हो रहा है कि इस लेयर का एटमॉस्फेयर यानी जो डेंसिटी ऑफ एयर है मैक्सिमम है, मैक्सिमम होने की वजह से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने की वजह से हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने की वजह से जो आपके रॉक्स वगैरह आ रहे हैं, डेब्रीज आउटर स्पेस से, वो यहाँ पे बर्न कर जाती है। इसको हम लोग मेट्रॉइड बर्निंग या शूटिंग स्टार बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डायग्राम में जैसे ही हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि थर्मोस्फेयर, थर्ड यानी फोर्थ लेयर आपका क्या है, थर्मोस्फेयर। इस लेयर से पहले एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, इस यानी मेसोस्फेयर में बेसिकली क्या है, नॉक्टिस लूसेंट, लूसेंट क्लाउड्स प्रेजेंट होती हैं।
रात्रिचर बादल। ठीक है, ये फिनोमिना आपका मेसोस्फेयर में हो रहा है और ये पोलर रीजन में देखने को मिलता है, पोलर एरियाज में, ध्रुवीय क्षेत्र में ये फिनोमिना देखने को मिलता है। क्लियर यहां तक? तो मेसोस्फेयर में कोल्डनेस एग्जिस्ट कर रहा है मैक्सिमम। देन आफ्टर क्या है, हम लोग देख रहे हैं मेट्रॉइड बर्निंग हो रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स हो रहा है, यानी रात्रिचर बादल। ये बादल बेसिकली क्यों इतने हाई एल्टीट्यूड रीजन पे जाके बन रहा है, बेसिकली इसके पीछे अलॉट ऑफ थ्योरीज दी गई हैं। उस थ्योरीज के अकॉर्डिंग टू ये कि अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स एगो आपके वाटर वेपर स्कैप कर गई थी ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर से आपके मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर में यानी 3.5 बिलियन ईयर्स एगो वाटर वेपर का प्रेजेंस पाया गया। क्लियर? इस वाटर वेपर प्रेजेंस की जो है कि कहीं ना कहीं कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। इस कंडेंसेशन प्रोसेस से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और ये क्लाउड फॉर्मेशन बेसिकली जो दिख रहा है ये यानी पोलर एंड बोथ पोलर नॉर्थ एंड साउथ पोलर रीजन में ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग समर सीजन। क्लियर? तो नॉक्टिलूसेंट क्लाउड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस यानी लेयर में आपके पाए जाते हैं। तो क्लियर यहां तक? तो मेसोस्फेयर लेयर में पाए जाते हैं और इसके पीछे अलॉट ऑफ थ्योरी है, थ्योरीज के पीछे हमें नहीं जाने की जरूरत है। और ये बेसिकली किस रीजन में ऑब्जर्व किए जाते हैं, बेसिकली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और ड्यूरिंग समर सीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देन आफ्टर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं थर्मोस्फेयर से। थर्मोस्फेयर बेसिकली क्या है, ये फोर्थ लेयर है आपका। जब हम लोग डायग्राम में देख रहे थे तो ये आपका बेसिकली क्या है कि 80 टू 1000 किलोमीटर का रेंज जो है ये आपका थर्मोस्फेयर होता है। क्लियर? फिर थर्मोस्फेयर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट है आपका आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। क्लियर? एक पार्ट है आपका एक्सोस्फेयर। क्लियर? ये आप डायग्राम में देखिए यहां पर, यानी 80 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच के रेंज को हम लोग थर्मोस्फेयर बोलते हैं। थर्मोस्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आइनोस्फेयर है, एक एक्सोस्फेयर है। क्लियर? तो अब एक चीज हम लोग यहां देखते हैं कि यानी मेसोस्फेयर के बाद ये ग्राफ जो दिख रहा है लाइन टेम्परेचर की, ये इंक्रीज करता जा रहा है। क्लियर? तो ये टेम्परेचर यहाँ यानी डिक्रीज था, यहाँ इंक्रीज करा और यहाँ अप्रोक्सीमेटली 300 से लेके आपका जो टेम्परेचर का रेंज पाया जाता है 300 से लेके अप्रोक्सीमेटली क्या है 300 टू 2000 एबव डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिवली ये पाया जाता है। क्लियर? यानी ये माइनस में नहीं है, इंक्रीज कर गया टेम्परेचर। अब इसके पीछे रीजन समझने की जरूरत है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने सभी डायग्राम में यानी इस सभी लेयर में इस चीज को डेफिनेटली मैंने बताने की कोशिश की है कि ट्रोपोस्फेयर में पहले डिक्रीज किया, देन स्ट्रेटो में इंक्रीज किया, देन मेसो में डिक्रीज किया और इन तीनों के पीछे लॉजिक बताया। तो फोर्थ में इंक्रीज कर रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है इस बात को समझना है। तो क्योंकि यहाँ पे 300 टू 2000 या 3000 तक टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि इतना हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी हम लोग इसको रियलाइज भी नहीं कर पाते। ठीक है, यानी फीलिंग नहीं हो पाती कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसके पीछे भी रीजन बताएंगे। तो ओवरऑल हम लोग ये देखते हैं कि इस एरियाज में, ठीक है, थर्मोस्फेयर में बेसिकली क्या है कि जब ये रेज आती हैं कौन सी, बेसिकली आपका जो सन्स रेज आ रही इसमें गामा एंड एक्स रेज बेसिकली होती है। जब हम स्पेक्ट्रम डिवीजन जब पढ़ेंगे इंसोलेशन में तो हम फर्दर बताएंगे आपको। लेकिन एक्स एंड गामा रेज, ठीक है, ये रेज बेसिकली बाइफर्केशन के बाद माइक्रो लेवल जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो दो पार्ट में हम लोग गामा एंड एक्स रेज देखते हैं। ये दोनों रेज जब इस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर इंपॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंस रहती हैं। इन गैसेस पे ऑलरेडी, इनके एटम पे ऑलरेडी ये गैसेस बम्बार्डमेंट करती हैं। एज अ रिजल्ट ये ब्रेक हो जाती है और आयन के फॉर्म में स्कैटर्ड हो जाए, एक आयनोस्फीयर का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? देन आफ्टर क्या होता है कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो भी आइटम्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। ये ब्रेकिंग प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम करते हैं। आफ्टर देयर जो मॉलिक्यूल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट, किसका,
गामा रेज एंड अल्फा रेज। क्लियर? तो ये रेज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, प्लस यहाँ एटम्स को ब्रेक कर रहे हैं आयोनोस्फीयर के फॉर्मेशन के लिए। एज ए रिजल्ट पूरे लेयर का एटमॉस्फेयर सॉरी पूरे यानी थर्मोस्फेयर में पूरे तरीके से टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है, यानी हीट ज्यादा रिसीव हो जाती है इस एरिया में। क्लियर यहां तक? तो ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 300 टू 2000 जो हम लोग टेम्परेचर देख रहे थे ये मैक्सिमम हुआ, तो इस वजह से इसको हॉटेस्ट लेयर बोला जाता है। डेफिनेटली हॉटेस्ट लेयर है क्योंकि इतना ज्यादा तो टेम्परेचर कहीं पे है नहीं किसी लेयर में, अभी तक हमने देख लिया। और इसका रीजन भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसी को जब आयनोस्फीयर वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या है कि आयनोस्फीयर फॉर्मेशन भी हो गया इसी के साथ पैरेलली। क्लियर? जब आयनोस्फीयर का पार्ट होता है तो ये फर्दर क्या नाम है, डी ई E2 ले E1 E2 एंड F1 एंड F2 लेयर हो जाता है। ठीक है, देन G लेयर होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर विद इन आयनोस्फीयर हो जाता है, जो कि हम इसको ऑप्शनल लेवल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल समझना आयनोस्फीयर में डिफरेंट लेयर है, डी ई E1 एंड E2 F1 एंड F2 एंड G लेयर। अब आयनोस्फीयर का जो रोल है, फॉर्मेशन हो गया, बम्बार्डमेंट हो रहा था किसके, गामा रेज एंड एक्स रेज सॉरी गामा रेज एंड एक्स अल्फा एंड गामा रेज का बम्बार्डमेंट हुआ नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे, जिसकी वजह से आयनोस्फीयर का फॉर्मेशन हो गया इस लेयर का, और यहाँ पे हीट मैक्सिमम हो गया। क्लियर? तो जब ये होने के बाद आयनोस्फीयर जब ये फॉर्मेशन हुआ तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि रेडियो वेव्स जो है, रेडियो वेव्स, ठीक है, इस रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, क्या आयनोस्फीयर सॉरी इट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। क्लियर? तो आयनोस्फीयर का इंपॉर्टेंस क्या समझ कि जो हम लोग जितने भी क्या नाम स्टेशंस हैं, इनसे जो साउंड वेव जाती हैं अपर एटमॉस्फेयर में, वहां जाने के बाद आयनोस्फीयर डिफरेंट डिफरेंट लेयर रहती है, इससे स्ट्राइक होने के बाद ये बैक टू द अर्थ सरफेस रिसीव हो जाती है। इसलिए रेडियो हम लोग जो ट्रांजिस्टर वगैरह यूज करते थे ओल्ड टाइम या एट प्रेजेंट टाइम भी देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है। ओवरऑल क्या देखते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में ये आपका हेल्प कर रहा है। क्लियर यहां तक? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि रेडियो वेव्स किस लेयर से रिफ्लेक्ट होती है, तो आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर से। और दूसरे फॉर्म इसको टेलीकम्युनिकेशन जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो आपका आयनोस्फीयर में, तो आयनोस्फीयर क्या है, थर्मोस्फीयर में। यहां तक क्लियर? देन आफ्टर हम लोग देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स इस एरिया यानी आयनोस्फीयर में ही एक अरोरा बोरियालिस है, अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रालिस। क्लियर? जिसको हम लोग इसको हम लोग नॉर्दर्न लाइट भी बोलते हैं, नॉर्दर्न लाइट, और इसको सदर्न लाइट बोलते हैं, लाइट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे ध्रुव प्रकाश। क्लियर? और इसको उत्तरी ध्रुव प्रकाश। क्लियर? जो कि ये डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है, इस पॉइंट को देखना यहां पर अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस जो एक्टिविटीज परफॉर्मिंग आयनोस्फीयर के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब
अरोरा बोरियालिस को नॉर्दर्न लाइट और अरोरा ऑस्ट्रालिस को सदर्न लाइट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, इसको दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। क्लियर। अब एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इस लेयर में हो गया। अब इसमें अरोरा बोरियालिस अरोरा ऑस्ट्रालिस पे स्पेशल मैं लेक्चर दूंगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन ओवरऑल इस कट एंड शॉर्ट्स ये समझना कि नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मिनिमम होता है, सोलर फ्लेयर्स आती हैं, ठीक है, यानी सन से जो रेज आते हैं उसमें से एक स्पेशल टाइप्स के आपका मैक्सिमम हीट या एनर्जी आती है, वो आपके जब अर्थ के यानी एटमॉस्फेयर से स्ट्राइक्स करती है, यानी आपका सर्कुलर फॉर्म में आप देख रहे हैं, जब इसमें पूरी तरीके से जब इंटर एटमॉस्फेयर की जब करती है, तो आउटर पार्ट जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जब उससे स्ट्राइक करने के बाद एज अ रिजल्ट क्या होता है, मैग्नेटिक पूरा प्रॉपर्टीज अर्थ बिहेव कर रही है, ठीक है। तो नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल्स पे ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वीक रहती है। तो जब ये एटमॉस्फेयर से स्ट्राइक करती है तो ये डाइवर्ट हो जाती है नॉर्थ साइड और साउथ साइड। क्लियर। क्या सोलर फ्लेयर जब नॉर्थ और साउथ जाती है तो वहां ऑलरेडी फोटॉन्स यानी फोटोनोस्फेयर, ये जो बम्बार्डमेंट हुआ था नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से जो आयनोस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ था, उसके वजह से पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव एटम्स थे वो मूव कर गए थे एबव। उस पॉजिटिव जो एटम्स जो एबव मूव कर गए थे, उनसे ये आपका सोलर फ्लेयर्स स्ट्राइक कर जाती है। एज ए रिजल्ट कलरफुल लाइट आपका नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल पे ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो अरोरा बोरियलिस अरोरा ऑस्ट्रालिस पे हम अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया, और इस पे से स्पेशल लेक्चर होगा, मैं इसको आपको और इन डिटेल समझाऊंगा। इसके बाद डायग्राम में ये चीज देखना है। फर्दर इसके बाद हम लोग जो अपवर्ड जाते हैं तो एक क्या दिखाई देता है, एक्सोस्फीयर, यानी आउटर मोस्ट लेयर हो जाता है, और यहाँ भी टेम्परेचर मैक्सिमम इंक्रीज करता जाता है अनवर्ड। और एटमॉस्फेयर इस एरिया में क्या होता है, रेयर होता है, यानी डेंसिटी नहीं होती। क्लियर। इसी एरियाज में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह आपकी लॉन्च की जाती हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के इन डिटेल पॉइंट थे आपके। एक यहाँ पे आपको देखना करमान लाइन है। करमान लाइन बेसिकली क्या है, तो इसको समझने की जरूरत है आपको। कारमान लाइन क्या है, ये बेसिकली जब हम लोग इक्वेटर या अबव द सी लेवल से जब चलेंगे ऑनवर्ड अप टू 100 किलोमीटर तक, यानी हम लोग थर्मोस्फीयर में एंटर कर जाएंगे। क्लियर। 100 किलोमीटर के रेंज में जब हम लोग पहुंचेंगे, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर जब हाइट पे होंगे ये। क्लियर। तो इस प्लेस पे क्या नाम है कि जब ह्यूमन बींग्स जब ट्रेवल कर रहा होगा अपवर्ड, ठीक है, तो जब 100 किलोमीटर हाइट पे पहुंचेगा तो इस रेंज को बोला गया है कारमान लाइन, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है ऑलमोस्ट। एक नॉर्मल यानी विदाउट सपोर्टिंग इक्विपमेंट अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, अपवर्ड जर्नी कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम सरवाइव कर सकें ऐसे कंडीशन में। तो ये जो कंडीशन देखा गया है कि 100 किलोमीटर के एबव विदाउट लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट अगर हम ट्रेवल करेंगे तो चांसेस है कि डेथ भी हो सकता है या कुछ भी और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट हो सकते हैं। तो ये 100 किलोमीटर वाला जो रेंज है इसको कारमान लाइन बोल दिया गया, यानी इसके एबव एक ह्यूमन बीइंग नॉर्मली साइंटिफिक लैंग्वेज में वो एस्ट्रोनॉट ट्रीट किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक। बिलो द 100 किलोमीटर जो हम लोग रहेंगे ह्यूमन बीइंग के तरीके से हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में ट्रीट किए जाते हैं, और अबव द 100 किलोमीटर जाएंगे तो विदाउट लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट नहीं ट्रेवल कर सकते। एज अ रिजल्ट हम यहाँ पे क्या कहलाएंगे, एस्ट्रोनॉट। क्लियर। कारमान लाइन का इंपॉर्टेंस पॉइंट ये हो गया। इस पे ओवरऑल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन डिटेल आपके बारे में अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने आप लोगों को बता दिया, और इससे रिलेटेड आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई और भी प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली मैं इसके पीवाईक्यू के साथ रिमेनिंग चीजों को डील करूंगा। थैंक यू। स्टार